लोग क्या चीज डिस्कस करेंगे या क्या चीज पढ़ेंगे? केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, मतलब कि केन्स का मनोवैज्ञानिक उपभोग सिद्धांत, है ना। तो देखिए ये बेसिकली हमारा कंजम्पशन से रिलेटेड है, मतलब कंजम्पशन का है तो कंजम्पशन से ही रिलेटेड होगा। और ये बेसिक क्या चीज बात करता है कि जो कंज्यूमर है ना, जो जैसे हम लोग है इंडिविजुअल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंडिविजुअल, ये इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच है ना। इंडिविजुअल जो साइकोलॉजी होता है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी मतलब उसका जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति जो होता है किसके प्रति, टेंडेंसी टुवर्ड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, है ना। इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल जो है, जैसे कि हम हैं, आप हैं, कि अगर आपके पास आय आता है, आय के बाद फिर आपको व्यय करना है, तो ये दोनों के बीच का जो टेंडेंसी है, मतलब प्रवृत्ति जो है, वो किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर हम लोग अगर पूरा काम करते हैं, मतलब मान के चलते अगर हमारे पास 50,000 सैलरी आ रहा है, ठीक है, या फिर किसी को 10,000 रुपया सैलरी है, या किसी को यहाँ तक कि 5,000 सैलरी है ना, ये क्या हो गया आपका सैलरी। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता ना कि 5,000 वाला है तो पूरा पूरी ये इनकम हो गया और पूरा पूरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है पूरा पूरी 5,000 कर देगा, या फिर जो 50,000 है वो पूरा पूरी 50,000 रुपया कर देगा, है ना, या फिर 10,000 वाला जो है वो भी कंजम्पशन 10,000 कर देगा। ऐसा बात तो नहीं है। कि हो सकता है कि इसका हायर इनकम है तो ये ज्यादा करेगा, या फिर मान के लिए 40,000 रुपया करेगा, है ना, या 5,000 वाला है जो पूरा पूरी खर्च कर देगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका बहुत सारा फैक्टर यहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है। तो साइकोलॉजिकल लॉ क्या बोलता है कि इनकम बढ़ने से कंजम्पशन तो बढ़ता है, बढ़िया समझ लीजिएगा ना, कि इनकम बढ़ने से कंजम्पशन तो बढ़ता है, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में हमारा इनकम बढ़ता है ना, जिस अनुपात में हमारा आय बढ़ता है, उस अनुपात में हमारा उपभोग या फिर कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान के चलते हैं कि 5,000 हमारे पास सैलरी था इनकम, तो हम कंजम्पशन 4,000 कर रहे थे। ठीक है, अगर ये 10,000 हो गया तो ये हम 7,000 करेंगे, और अगर ये मान के चलते हैं 20,000 रुपया हो गया तो हम यहाँ पर 15,000 करेंगे। 12,000, 5 नहीं, कम रहेगा ना, थोड़ा ज़्यादा करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमेशा जो कंज्यूमर होता है वो इनकम के रिलेटिवली कम उपभोग करता है या फिर कम एक्सपेंडिचर करता है, क्योंकि अपनी आय का कुछ भाग जो होता है वो बचा लेता है, सेविंग करता है ना। और जितना हाई इनकम होगा उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है उतना ही लो होगा। बस सुना रहा है? सर जितना हाई एक्सपेंडिचर होगा तो हाई एक्सपेंडिचर नहीं, हाई इनकम होगा तो उसके तुलना में लो एक्सपेंडिचर होगा, है ना। हम आय की तुलना में कम खर्च करते हैं। अच्छा। तो इसका मतलब क्या हो गया ये कि द लॉ देयर इज टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द पीपुल टू स्पेंड ऑन कंजम्पशन लेस देन द फुल इंक्रीमेंट ऑफ इनकम। मतलब कि ये लॉ क्या बताता है कि लोग जो खर्च करते हैं वो कितना खर्च करते हैं, जितना फुल, जितना उसका इंक्रीमेंट होता है, मतलब कि जितना आय बढ़ता है उससे कम उपभोग पे खर्च करते हैं या फिर कंजम्पशन पे खर्च करते हैं। ये हमारा हमेशा ये ह्यूमन नेचर पाया जाता है। ये किस केस के बात कर रहा है, याद रखिएगा, ये नॉर्मल केस का बात कर रहा है, जब सब चीज आपका नॉर्मल सिचुएशन है ना, जब सब चीज आपका सामान्य है, नॉर्मल है। कहने का मतलब कि ना किसी का तबीयत खराब हुआ है और ना ही आपका किसी का शादी ब्याह है या फिर कोई एक्सीडेंटल कोई केस हुआ है, वो सब चीज के केस में नहीं। क्योंकि देखिए वो सब केस में ये लो लागू नहीं होगा। मान के चलते किसी का तबीयत खराब हो गया तो आप कितना 10,000 रुपये काम कर रहे हैं, लेकिन आप वहां पर खर्चा 1 लाख का कर देते हैं, है ना। तो वहां पर ये लॉ लागू नहीं होता है। यहाँ पर कहाँ पर लागू होगा, जो जब हम नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, कि जैसे हम खा रहे हैं, जो हमारा डेली रूटीन है, कि काम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। भाषा में हम लोग लिख सकते हैं कि द एवरेज टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन, मतलब देयर कहने का मतलब क्या बात कर रहा है, कंज्यूमर का, है ना, कंज्यूमर
कंजम्पशन एज देयर इनकम इंक्रीजेज, कि जैसे जैसे कंज्यूमर का या इंडिविजुअल का इनकम बढ़ता है उसका कंजम्पशन भी बढ़ता है, बट नो बाय एज मच एज द इंक्रीज इन देयर इनकम, लेकिन जितना उसका आय बढ़ता है उस हिसाब से उसका कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। तो जैसे भी आपको समझना है, बस बेसिक आइडिया इसमें यही है कि लोगों का जितना आय होता है उतना खर्च नहीं करता है, बल्कि उससे कम खर्च करता है। और जैसे जैसे आय हमारा ज़्यादा बढ़ता है उसके रिलेटिवली हम लोग क्या करते हैं कि उपभोग या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस लॉ का 3 पार्ट है। ठीक है, देयर आर 3 पार्ट ऑफ दिस लॉ, है ना। पहला क्या बोलता है, व्हेन इनकम इंक्रीजेज, व्हेन इनकम इंक्रीजेज expenditure also increases, expenditure also increases, but by a smaller amount, जो ऊपर हम लोग बात कर रहे थे कि इनकम तो इंक्रीज करेगा, है ना, लेकिन कंजम्पशन जो होगा उससे कम बढ़ेगा, है ना। देखिए इसका रीजन क्या होता है कि जैसे कि आपके पास 15,000 रुपया था तो आपका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पा रहा था, है ना। ठीक है, बहुत सारा चीज आप क्या कर रहे थे, कंपनसेशन कर रहे थे, आप छोड़ रहे थे क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ इनकम, है ना, या फिर कम आय के कारण। लेकिन जैसे जैसे हमारा आय बढ़ते जाता है हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा होने लगता है ना। मतलब कि जो हमारा वांट्स होता है, वांट्स वो साइड बाय साइड क्या होता है, फुलफिल होने लगता है। वांट्स आर सेटिस्फाइड साइड बाय साइड, है ना, मतलब एक एक के बाद एक। तो जैसे जैसे हमारा रिक्वायरमेंट पूरा होने लगता है तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है और धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी चलते क्या होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा आय हो जाता है तो आप नॉर्मल गुड्स पे या फिर जो डेली रूटीन का गुड्स जो होता है कंज्यूमर गुड्स, उसका डिमांड जो होता है क्या होता है, डिमिनिशिंग होने लगता है, मतलब कि कम होने लगता है। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर increases with increase in income, but less than proportionately, ठीक है। द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम बट लेस देन प्रोपोर्शनेटली, मतलब कि दोनों इनकम बढ़ने से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है लेकिन जो प्रोपोर्शन होता है, अनुपात होता है, वो कम, मतलब रेशियो कम रेशियो में बढ़ता है। तो पहला तो ये पूरा थ्योरी को, पहला पार्ट जो है इसका वो पूरा थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। दूसरा पार्ट जो है वो क्या बोलता है इसका, कि जो आय होता है ना, इनकम जो होता है उसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं ना, C+S, उसी का बात करेगा सेकंड में, कि अगर यहाँ पर हम टोटल आय को जो बढ़ रहा है उसको C+S के रूप में डिवाइड करते हैं तो हमारा जैसे जैसे आय बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन क्या बोलता है, कंजम्पशन घटेगा, एक्सपेंडिचर। तो हमारा सेविंग टेंडेंसी जो है, सेविंग जो है वो बढ़ने लगेगा, मतलब कि एक घटेगा या बढ़ेगा, दोनों में तो दोनों के बराबर तो आय होगा। या तो टोटल इनकम को हम लोग क्या करेंगे, आइदर कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे, है ना। तो सेकंड पार्ट जो है इसका ये बोलता है कि द इंक्रीज्ड इनकम will be divided in same proportion between consumption expenditure and saving,
ठीक है, ये भी ऊपर वाला का ही कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे कि ऊपर वाला में हम लोग क्या देख रहे थे कि जिस रेशियो से आय बढ़ रहा था उससे कम रेशियो से हमारा क्या बढ़ रहा था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जब हमारा इसका ये क्या बोलते हैं, अगर ये y इक्वल टू सी, अगर c प्लस एस है तो डेल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल c बटा डेल s। तो अगर है ना हम लोग इसको अगर एमपीसी के टर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू डेल सी बाय डेल वाई इंटू डेल एस बाय डेल वाई। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि जैसे इनकम अगर चेंज करता है हमारा तो हमारा कंजम्पशन जो है वो क्या होता है, लेस देन होता है डेल सी बाय डेल वाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा बढ़ेगा कौन, डेल एस बाय डेल वाई, मतलब हमारा एमपीसी टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा एमपीसी कम होगा तो एमपीएस जो है वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर वही बोला जाता है कि जो आय होता है, जो बढ़ता है, इनकम जो बढ़ता है उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, कंजम्पशन और सेविंग में। तो जैसे जैसे आय बढ़ता है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन लेस प्रोपोर्शनेट में बढ़ता है ना, कम अनुपात में बढ़ता है। तो जब कंजम्पशन कम होता है तो हमारा सेविंग जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम पूरा आय कंज्यूम पे एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं तो वो कुछ मेरा बच जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास अगर 10,000 का 10,000 आप कंज्यूम कर जाते हैं, ठीक है, तो सी अगर आपका 10,000 रुपया हो गया प्लस एस कितना बचेगा आपका, जीरो बचेगा ना। अब आई जो है आपका हम बढ़ा देते हैं कि आई आपका हो गया 20,000। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये मान के चलते हैं ये 15,000 रुपया हो गया। तो अब सेविंग कितना बड़े ये बचेगा, 5,000। अगर इसको हम 50,000 कर देते हैं और ये कितना हो जाता है आपका, 25,000 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25,000 रुपया बचेगा। तो देख रहे हैं इसका प्रोपोर्शनेट जो है, अगर यहाँ पर अगर हम इसका प्रोपोर्शन निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें 0.2 आएगा। कहने का मतलब ये धीरे धीरे कम होगा, ये इसका जो एक्सपेंडिचर टेंडेंसी जो है वो कम होगा और इसका जो सेविंग वाला जो है वो हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, इनकम बढ़ते जाएगा तो कंजम्पशन कम होते जाएगा। हाँ, प्रोपोर्शनेटली है ना, ऐसा नहीं कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना पहले की तुलना में बढ़ेगा। जैसे कि 10,000 था तो 10,000 यहाँ पर कर रहा था, है ना, मतलब कि पूरी खर्च कर रहा था 100%। लेकिन जैसे ही 20,000 हुआ तो ये क्या हो गया, 15,000, मतलब वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप 100% कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप 100% नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बढ़ गया तो वॉल्यूम तो बढ़ गया आपका, 25,000 रुपया हो गया, लेकिन जितना आय बढ़ा, जैसे कि इसमें हम पूरी खर्च कर रहे थे, अब यहाँ पर हम कितना खर्च कर रहे हैं, 0.5 भाग, मतलब कि सीधा आधा, मतलब 50% आप यहाँ पर कर रहे हैं। और आगे जाइएगा तो ये 25% हो जाएगा। मतलब ऐसी हाइपोथेटिकली मान रहे हैं कि आय बढ़ेगा, उसको जमा के चलते आपके पास 1 लाख रुपया हो गया, ठीक है। और आप जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 20,000 मान के चलते हैं मंथली का, तो आपका कितना हो जाएगा बताइए तो, 20,000 बटा 1 लाख कर रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे तो कितना सेविंग बचेगा, फिर हम लोग कितना बचेगा सर, 80,000 बचेगा। फिर सेविंग आपका क्या हो जाएगा, 80,000। कहने का मतलब सीधा सीधी याद रखिए, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यहाँ पर वॉल्यूम का बात नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो आय के साथ बढ़ेगा, लेकिन प्रोपोर्शन टू इनकम ये आपका कम होना होगा। कि पहले हम 100% कर रहे थे, बाद में बढ़ा तो 75% कर रहे हैं, फिर 50% कर रहे हैं, फिर 25% कर रहे हैं, ये चीज दिखाया जा रहा है। ठीक है, हाँ सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? तीसरा जो है कि देखिए अब यहाँ पर इनकम जैसे इंक्रीज करेगा आय तो वैसे दोनों बढ़ेगा, कंजम्पशन और इनकम, अरे सॉरी, कंजम्पशन एंड सेविंग। ठीक है, इंक्रीज इन इनकम ऑलवेज लीड्स टू एन इंक्रीज इन बोथ कंजम्पशन एंड सेविंग। तो पहले ही बता दिए थे कि जब y इक्वल टू सी प्लस एस है तो देखिए यहाँ पर c जब फंक्शन ऑफ y, मतलब कि कंजम्पशन जो चेंज करेगा वो हमारा इनकम के कारण, और सेविंग भी चेंज करेगा हमारा इनकम के कारण,
और ये दोनों जो हमारा है पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जो हम ग्राफ से भी बता चुके थे कि ये हो जाएगा कंजम्पशन सी इज ए फंक्शन ऑफ वाई। सेविंग का क्या होगा, ये सेविंग हो जाएगा, ये इनकम होगा, यहाँ से शुरू होगा, एस इज ए फंक्शन ऑफ वाई। तो देखिए अगर हम ये दोनों को एक साथ अगर हम कंबाइन बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा, इस तरह से। देखिए शुरू में तो कंजम्पशन जो होगा हमारा बड़ा होगा और सेविंग जो होगा वो कम होगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होगा, सेविंग जो होगा हमारा ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, किसके तुलना में, कंजम्पशन के तुलना में। देखिए दोनों तो बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या है कि y इक्वल टू सी है, नो सेविंग, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पोर्शन में हमारा c भी बढ़ रहा है और s भी बढ़ रहा है, लेकिन s जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, किसके तुलना में, c के तुलना में। ठीक है, ये सर पॉइंट इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है ना सर? हाँ तो सेविंग भी इक्वल नहीं होगा सर, और सेविंग में तो कट कर रहा है ना। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, c इक्वल टू एस भी बोल सकते हैं, नहीं हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हमको वो चीज, यहाँ सेविंग करने का मतलब कि आपका इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का गैप ना होगा जी। यहाँ आय और व्यय का गैप कितना है आपका, 0 है ना। हाँ वो तो है, तो सेविंग 0 हो जाएगा। हाँ यहाँ पर क्या है कि इनकम इक्वल टू क्या है, सी प्लस एस है, तो यहाँ पर क्या है, सेविंग दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है, मतलब कि टोटल इनकम माइनस टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या है, 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, और वो ये पॉजिटिव में होता, तब हमारा यहाँ पर क्या होता, सेविंग होता। बस समझ में आ गया। इसको एक टेबल से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, इनकम हमारा 0, 60, 120, 180, 240 है ना। कंजम्पशन मेरा क्या है, 20, 70, 120, 170 और 220। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा इनकम 0 है, ठीक है, तो इनकम 0 है, लेकिन कंजम्पशन मेरा स्टिल कितना है, 20 है। तो हम 20 रुपीज हमको यहाँ पर क्या होगा, इट इज सेविंग होगा। ये दोनों किसी से उधार लेना होगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पर 120 हमारा आय था और 120 रुपया अगर हम एक्सपेंडिचर कर दिए तो हमारा सेविंग क्या बचा। इसमें अगर पुट करना है तो इसमें भी पुट कर सकते हैं, एस इक्वल टू वाई कितना है, 120 और सी कितना है, 120, तो इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब दूसरा में वहाँ नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे कि 180 रुपया हमारे पास आय था और हम खर्च कितना किए, 170, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 170 इक्वल टू 10। तो अब यहाँ से ये बढ़ना शुरू हो गया, तो ये बढ़ता ही जाएगा और प्रोपोर्शनलिटी ये हमारा घटता जाएगा। दिखाएंगे तो वही ऊपर वाला ग्राफ होगा, ये सेविंग का ग्राफ होगा ना। इस पॉइंट में y0 इनकम है, तो यहाँ पर क्या है, y0 में नो सेविंग, और अगर इधर हम लोग आते हैं सेविंग गैप, ठीक है, तो सेविंग गैप करने का मतलब जो y टोटल हमारा इनकम कितना है, यहाँ पर ये y1 हो गया और ये AC1, तो टोटल इनकम हमारे यहाँ पर कितना है, AY1 और C कितना है, Y1 C1, ठीक है, तो S कितना हो जाएगा, AC1। इसको आप दूसरा तरह से भी आप बना सकते हैं कि Y1A इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 Y1 प्लस C1A। हमारा क्या हो गया, y ये कितना है, c, और ये प्लस कितना है, s। तो अगर हमको s निकालना है, CIA निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, YA माइनस C1 Y1, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि y इक्वल टू s इक्वल टू y माइनस। चलिए अभी इसका एजम्पशन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अभी बताया ना कि अगर मान के चलते ये नॉर्मल केस में होगा, अब नॉर्मल केस हो जाएगा तो फिर ये लॉ लागू नहीं होता है, वार हो गया है ना, फिर आपका टेस्ट प्रिफरेंस हो जाएगा, सरकार का इंटरवेंशन हो जाएगा, बहुत है। एजम्पशन ऑफ केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला इसका क्या होगा कि पहला जो इंडिविजुअल का जो साइकोलॉजी होता है ना, इट एज्यूम ए कांस्टेंट साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ
इंडिविजुअल्स कहने का मतलब कि कंज्यूमर का जो है ना, उसका साइकोलॉजी नहीं चेंज करना चाहिए। साइकोलॉजी कहने का मतलब टेस्ट, हैबिट, है ना, प्रीफरेंस, ठीक है, ये सब चीज चेंज नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज कि आपका आपका प्राइस, प्रीफरेंस, प्राइस, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सब हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इसी चलते बोला जाता है कि केन्सियन जो शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन जो है वो क्या होता है, स्टेबल कंजम्पशन फंक्शन होता है। क्या मान के चलता है, स्टेबल कंजम्पशन फंक्शन। बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है कि केन्सियन कंजम्पशन फंक्शन क्या है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है ना। ये हमारा क्या होगा, स्टेबल है। पहले समझ में आ गया ना, कंज्यूमर बिहेवियर में जो पढ़ते थे कि टेस्ट, वो सब कंज्यूमर का आय व्यय सब इसका होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। खास करके टेस्ट है ना, मतलब कि साइकोलॉजी उसकी चेंज नहीं होना चाहिए कि अभी मान के चलते हैं कि आप खा रहे थे 30 रुपया वाला चावल और अचानक मन करने लगा कि हम 50 रुपया वाला खाएंगे, आपका टेस्ट चेंज हो गया, पॉपुलेशन अचानक बढ़ गया, आपका घर में 4 फैमिली से 8 फैमिली हो गए, तब भी आपका ऐसे ही ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, यहाँ लॉ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, है ना। दूसरा क्या है कि ये एज्यूम करता है, इट इज एज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन होना चाहिए, सामान्य स्थिति होना चाहिए। असामान्य स्थिति या एबनॉर्मल कंडीशन किसको बोलते हैं कि ना तो वार होना चाहिए, वार का स्थिति नहीं होना चाहिए, कोई क्रांति नहीं होना चाहिए, रिवॉल्यूशन, जैसे कि रिवॉल्यूशन होगा दंगा फसाद, ठीक है, या फिर आपका जैसे हरित क्रांति हो गया कोई, अच्छा मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिवॉल्यूशन का यहाँ पर बात करता है, दोनों स्थिति नहीं होना चाहिए, मतलब कि सामान्य स्थिति होना चाहिए। उसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पढ़े हैं ना। हाँ, हाइपर में क्या होता है कि आपका सीधे 100% से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब कि जिस चीज को दाम अभी 100 रुपया था उसका बढ़ जाएगा कितना, 200 रुपया, 300 रुपया, हाइपर में हजारों रुपया बढ़ जाता है। जैसे वेनेजुएला में अभी देखने को मिलता है, फिर जिम्बाब्वे में, ये सब चीज कंट्री में, जिम्बाब्वे तो अपना सुधार लिया लेकिन वेनेजुएला जो है वो अभी तक नहीं सुधार पाया है ना। मार दिया था सब पैसा से, ऐसा ही सबको दे दिया था क्या इतना पैसा? हाँ वैसा ही किया था वहां पर सोशलिस्ट गवर्नमेंट था ना, तो अपना सत्ता बचाने के लिए सबको काम पे रख लिया। वहां पर एक ही ऑयल प्रोडक्शन ही होता था और दूसरा एक्टिविटीज होता ही नहीं था। तो जैसे नेता लोग होता है ना, जैसे राहुल गांधी बोलता है ना कि 72,000 देंगे, 72 करोड़ देंगे, तो वैसे ही सबको लगा दिया। और इधर ओपेक कंट्री जो होता है ना, तेल वाला ग्रुप, उससे उसको निकाल दिया, तो तेल का दाम घट गया और लोगों को ज्यादा से ज्यादा वहां पर सैलरी दे रहा है, तो हाँ लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ गया, सामान तो नहीं मिला। और साथ ही साथ जैसे उसको सेंसर लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया व्यापार करने में, तो लोग क्या करने लगे, एक बिस्कुट लेने के लिए एक झोला पैसा लेके जाता था। समझ गए बात नहीं, इतना खराब स्थिति है। तो ये सारा स्थिति नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है लेसेस फेयर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होना चाहिए, लेसेस फेयर कैपिटल, कि यहाँ पर सरकार का किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं कि टैक्स लगा दिया जा रहा है, सब्सिडी दे दिया जा रहा है ना। मतलब कि ये पूरा प्राइवेट इकोनॉमी के तौर पे काम कर रहा है ना, कि आपका आय बढ़ रहा है तो आप डिसीजन ले रहे हैं कि आपको कितना खर्च करना है कि नहीं करना है, ठीक है। सरकार यहाँ पर बीच में इंटरप्रेट नहीं करती है। दूसरा कि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में नहीं, सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होता है उसमें ये लागू नहीं होता है, क्योंकि वहां पर सारा कंट्रोल सरकार का होता है, प्राइस डिटरमिनेशन सरकार करता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी सब सरकार करती है। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि आपका एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन मतलब संसाधन का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आय का बंटवारा, हाँ, और ये स्टेबिलिटी, ये तीनों चीज जो होता है ना मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा होता है, मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा, मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, मतलब कि ये रियल लाइफ में किस तरह से लागू होता है, कि क्या सच में ये हमारे पॉलिसी मेकर के लिए या सरकार के लिए ये लॉ लागू होता है, या फिर इस पर काम करने की जरूरत होता है, इसके कारण क्या हमारा इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ता है, या इसी को हम लोग दूसरा भाषा में क्या लिखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ
कंजम्पशन फंक्शन। तो देखिए सबसे पहला जो सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन जो है इसका, वो क्या है कि इसका टेंडेंसी, ठीक है, या फिर ये सबसे पहला काम क्या करता है, ये लॉ आपका क्लासिकल लॉ जो होता है ना, सेज लॉ को ये खारिज कर देता है ना, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, अनुसार से सेज लॉ लागू नहीं होगा, क्योंकि सेज लॉ क्या बोलता है कि जो टोटल इनकम होता है, इनकम इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर होता है। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। तो ऑन डिमांड कैसे करेगा, टोटल इनकम को वो खर्च करेगा तब ना, ठीक है, जिसके कारण इसके अनुसार क्या होता है कि हमेशा नॉर्मल कंडीशन बना रहता है। नॉर्मल कंडीशन इकोनॉमी में, मतलब नॉर्मल कंडीशन कहने का मतलब कि ओवर प्रोडक्शन नहीं होता है, नो ओवर प्रोडक्शन, मतलब कि ज्यादा उत्पादन नहीं होता है, बेरोजगारी नहीं होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सीधा सीधी बात एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है, क्योंकि ये मान के चलता है कि जितना कंज्यूमर जो है हाउस होल्ड या फिर हाउस होल्ड इनकम जनरेट अर्न करता है उतना ये खर्च करता है। तो जितना बाजार में माल आया उतना सारा सब बिक जाएगा। लेकिन ये चीज को नहीं भूला कि जो कंज्यूमर का साइकोलॉजी जो होता है वो C+S वाला होता है ना, कि कंजम्पशन करेगा और कुछ सेविंग करेगा। तो अगर सेविंग करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, इक्वल टू एक्सपेंडिचर कभी भी बराबर नहीं होता है एक्सपेंडिचर। तो जितना वो सेविंग करेगा है ना, उतना डिमांड कम करेगा, लेस डिमांड करेगा, और ये जो लेस डिमांड करेगा यही हम आपका क्या करेगा, ओवर प्रोडक्शन की स्थिति उत्पन्न कर देता है, ओवर प्रोडक्शन, है ना। तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन कम करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट का भी स्थिति पैदा हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये पूरी तरह से क्या करता है कि सेज लॉ का जस्ट उल्टा रिजल्ट देता है। बात समझ में आया कि सेज लॉ को कैसे खारिज कर, कि ये थ्योरी क्या बताता है कि सरकार का इंपॉर्टेंस को बताता है, कि सरकार को यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताता है ना। सरकार का इंपॉर्टेंस क्या बताता है कि अगर हमारा सेविंग बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जा रहा है, एक्सपेंडिचर, है ना, ठीक है। तो जितना अगर हमको स्टेडी स्टेट ग्रोथ करना है, लगातार अगर ग्रोथ करना है या फिर इकोनॉमी को स्टेबल रखना है, तो आपको क्या करना होगा कि जितना सेविंग हो रहा था C+S इक्वल टू C+I, ये एक्सपेंडिचर वाला था, एक्सपेंडिचर तो कम हो रहा था और ये इनकम है, तो ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब क्या है कि जितना सेविंग हो रहा है उतना इन्वेस्टमेंट अगर कर दिया जाए तभी हमारा इकोनॉमी जो है वो स्टेबल होगा, नहीं तो आपका सेविंग बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कि सीधा सीधी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, तो फिर वो आउटपुट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, मतलब कि ये आपका डिप्रेशन की ओर लेके चला जाएगा। तो इस डिप्रेशन से बचने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना जरूरी है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्यों, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट होगा हो सकता है कि ऑटोनोमस सरकार क्या करेगी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करेगी, स्वतः जो ना तो आय पे डिपेंड करेगा और ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो अगर जितना सेविंग हो रहा था उतना अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट करने से ये मल्टीप्लायर टाइम्स क्या करेगा, आय को जनरेट करेगा, ठीक है। तो आय को जब जनरेट होगा तो ये हमारा फिर से एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देगा। बात समझ में आया कि नहीं, कि सरकार का क्या क्यों जरूरत है इसको, क्रूशियल इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। केन्स के अनुसार है ना, इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा अति आवश्यक फैक्टर है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। कि अगर कंटिन्यूअस अगर इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगा तो आपका डाउनफॉल चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हर इकोनॉमी में देखिएगा कि अगर उसको फुल एम्प्लॉयमेंट अगर अचीव करना है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो उसको इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट होगा तभी उसका जो आय और व्यय का बीच का जो सेविंग है इसको भरपाई होगा, नहीं तो मास लेवल पे आपका क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, समझ गए। इसलिए बोला जाता है ना कि इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इज ए फ्यूल ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए इन्वेस्टमेंट क्या है, ईंधन है ना। इन्वेस्टमेंट क्या है, ईंधन है, और जब तक ईंधन नहीं रहेगा, फ्यूल नहीं रहेगा, तब तक आपका कोई भी मशीन चलेगा, ठीक है। तो एक आध देखिएगा वीडियो भी। और दूसरा चीज क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शॉर्ट रन में हमारा क्या होता है, शॉर्ट रन में
जो कंजम्पशन जो होता है वो स्टेबल होता है, स्टेबल होता है। तो स्टेबल होगा तो चेंज तो नहीं होगा, तो ये चेंज नहीं होगा तो हमारा सेविंग जो हो रहा है उसको भरपाई कैसे करेंगे, कंपनसेट कैसे करेंगे, उसको थ्रू किसके द्वारा करेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट। तो ये लॉ जो है केन्सन साइकोलॉजिकल लॉ ये भी बात करता है सरकार के या पॉलिसी मेकिंग मेकर के लिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तीसरा जो नेक्स्ट जो है ना, वो ये बताता है कि हमारा इकोनॉमी जो है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, बल्कि एग्जिस्टेंस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। आपको फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिक्लाइनिंग टेंडेंसी ऑफ द मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, देखिए यहाँ पर मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है एमईसी इसको बोलते हैं ना, ये आपका क्या करने लगता है, डिक्लाइन करने लगता है, डिक्लाइन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे हाँ जैसे ही अगर हम कंजम्पशन कम करते हैं, सेविंग बढ़ जाता है, तो हमारा डिमांड कम हो जाता है। तो अगर आप एडिशनल कैपिटल अगर लगा रहे हैं, एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल से आपको क्या होना चाहिए, एडिशनल बेनिफिट होना चाहिए ना, एडिशनल बेनिफिट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपका कैपिटल होगा तो यहाँ इनकम तो जनरेट होगा, लेकिन रिलेटिवली आपका डिमांड कम होगा, डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलेटिवली मतलब कि जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं है ना, उसके तुलना में आपका जो प्रोडक्ट का डिमांड जो है ना, प्रोडक्ट का डिमांड वो कम हो जाएगा। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आप एग्रीगेट सप्लाई जो है ना, वो ज्यादा हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड से, तो आपका ऑटोमेटिक जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है, आपको एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होना, जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा ना। तो जो आप कैपिटल फॉर्मेशन किए हैं, एडिशनल इंडस्ट्री जो लगाए हैं, उससे आपको क्या होगा, कम बेनिफिट होगा। क्योंकि कोई भी अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपका बेनिफिट, उसका जो इंडस्ट्री का इफिशियंसी जो मेजरमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं कि उससे जो प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट को बाजार में बेचने के बाद उससे कितना रिटर्न मिलता है, मतलब बेनिफिट होता है, उसके हिसाब से एमईसी डिसाइड होता है, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, मतलब पूंजी की सीमांत उत्पादकता। ठीक है, कि अगर आप कैपिटल लगाएं और उससे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो एमईसी हाई होगा, और अगर कम होगा तो आपका कम होगा। ठीक है, साइकिल का टर्निंग पॉइंट बिजनेस साइकिल को एक्सप्लेन करता है। बिजनेस साइकिल कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, है ना, जितना सेविंग हो रहा है अगर उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो ये क्या कर देगा, आपका सीधे डाउन टाउन कर देगा। इसको इसे करके देखिए, ये वाई हो गया, एटी हो गया, ये आपका जीडीपी हो गया। तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ पर बढ़ा, इन्वेस्टमेंट किए, फिर अगर यहाँ पर अगर आप छोड़ देते हैं तो सीधा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको हम लोग बूम बोलते हैं, बूमिंग। इसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं, इसको रिसेशन बोलते हैं, यहाँ वाला को रिसेशन बोलते हैं, इसको रिकवरी बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा सेविंग बढ़ जाएगा, सेविंग बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा तो फिर हमारा इकोनॉमी नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर सेविंग जितना है उतना अगर इन्वेस्टमेंट में बढ़ा देंगे तो ये कंटिन्यूअस यहाँ से बढ़ते रहेगा, रिकवर हो जाएगा, रिकवर होगा। तो ये हमारा क्या बोलता है, टर्निंग पॉइंट, बिजनेस साइकिल का टर्निंग पॉइंट कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ पर है बूमिंग में और एक बॉटम में। ठीक है, कि अगर हम छोड़ देंगे तो नीचे आ जाएगा, और डिप्रेशन में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये ऊपर उठ सकता है। जो केन्स आगे जाके बात करेगा आपका मल्टीप्लायर में डिप्रेशन की स्थिति से कैसे निकाला था उसके बारे में।